नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। रायपुर से खबर, जहां कार और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक चालक के पैर में गंभीर चोट लगी है। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। नशे में धुत था कार चालक, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंडरी थाने के मोवा ओवरब्रिज की यह पूरी घटना है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक चालक के पैर में गंभीर चोट लगी है। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। नशे में धुत था कार चालक, घायल को अस्पताल रेफर किया गया। पंडरी थाने के मोवा ओवरब्रिज की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर है, पंडरी थाने के मोवा ओवरब्रिज की ये घटना। देखिए दोनों वाहन किस तरह से क्षतिग्रस्त यहां पर हुए हैं। संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। संदीप, कार और बाइक में टक्कर हुई है, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? देखिए, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है। जो मौके पर हम गए थे और पुलिस से जो जानकारी मिली है कि जो कार चालक है वो बहुत ज्यादा नशे में था और कहीं ना कहीं बाइक को चालक जो वो भी नशे में बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कार चालक है वो आपको दिखाई दे रहे हैं और आमने सामने से दोनों की भिड़ंत हुई है। आप सोचिए, ओवरब्रिज है, उसमें दोनों की स्पीड कितनी रही होगी, क्योंकि बाइक तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कार का जो सामने का हिस्सा है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसमें सौभाग्यवश किसी की जान नहीं गई है, जानहानि नहीं हुई है, लेकिन अपने आप में ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है बिल्कुल। क्योंकि रायपुर में देखिए, आप लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन शराब पी के लोग गाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जो है कार जो है वो गणेश पैकरा के नाम से रजिस्टर्ड जो है वो मिल रही है और इसके बाद जो बाइक चालक है, बाइक है लक्ष्मण पात्रे के नाम से। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है दोनों को लेकर थाने पहुंची है, क्योंकि बाइक चालक के पैर में गंभीर चोट आई है, शायद पैर टूटने की उसकी आशंका जाहिर की जा रही है। कार चालक पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन काफी नशे में है, तो उसे मुलायजा के लिए गया है। लेकिन और एक बात ये भी सामने आ रही कि कार में कोई सरकारी अधिकारी भी बैठा था। एक्सीडेंट के बाद वो खुद को अपने आप को सरकारी अधिकारी बता रहा था और ऐसा बचने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उन्होंने उसे तत्काल पुलिस को फोन किया, किसी को कहीं जाने नहीं दिया। तो उसके बाद सबको इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। बढ़ते आगे, संघ लोक सेवा आयोग ने आज सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। यूपीएससी के रिजल्ट से महानगर से लेकर छोटे छोटे शहरों तक लड़कियां बाजी मारने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली स्वाति शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की। परिजनों ने स्वाति की इस उपलब्धि का जश्न मुंह मीठा कर मनाया। इस मौके पर स्वाति शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इस बार भी सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सतना की रहने वाली स्वाति शर्मा, जिनका रैंक जो है 15वां आया है। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। स्वाति, ये बताइए कि आज रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है और कितनी तैयारियाँ की थी आपने? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी जब ये जर्नी स्टार्ट की तो ये दिन कई बार सोचा था कि जब रिज़ल्ट आएगा, लिस्ट में नाम होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, बट वो जब रिज़ल्ट आया वो मोमेंट ही अलग था। तैयारियां कर रही थी तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना भी इस दौरान करना पड़ा था आपको? जी, ये काफ़ी लंबी जर्नी थी मेरे लिए। 4 साल हो गया ऑलमोस्ट। मैं 2019 से तैयारी चालू की थी, तो कठिनाइयाँ कई आई। कभी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था। जब दिल्ली में थे तब भी लॉकडाउन लगा था कोविड के कारण, तब इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे। ये सारी चीज़ें काफ़ी, बीच में कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हुआ, बट आज जब रिज़ल्ट आ गया तो स्ट्रगल्स काफ़ी छोटे लग रहे हैं इन सब के सामने। इसके पहले भी आपने 2 बार जो है अटेम्प्ट किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, तो उस दौरान क्या कमी रह गई थी जो इस बार जो कमी है वो आपने पूरी की? जी, पहली बार में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। तब जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो प्रैक्टिस की काफ़ी कमी थी, क्योंकि मैं इनफ मॉक्स नहीं लगा पाई थी। तो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स के पहले ऑलमोस्ट 90+ मॉक्स लगाने का कोशिश किया। तो ये थे स्वाति शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, और उसका नतीजा जो है आज आया है। और उन्हें जो 15वीं रैंक मिली है उससे न केवल वह खुश है बल्कि उनके पूरे परिवार के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। यूपीएससी 2023 के परिणामों में धार जिले की बेटी संस्कृति सोमानी ने भी अपना परचम लहराया। संस्कृति सोमानी ने 49वां स्थान हासिल किया। संस्कृति धार जिले के भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी की बेटी है। परिणामों के बाद संस्कृति का परिवार बेहद खुश है। संस्कृति सोमानी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया। 2019 से दिल्ली में रहकर संस्कृति यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी और दूसरे प्रयास में उन्हें यह सफलता मिल गई।
मेरा हाल ही में आए रिजल्ट में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में AIR 49 आया है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माताजी किरण जी सोमानी और मेरे पिताजी मनोज जी सोमानी, धार बीजेपी जिला अध्यक्ष, और साथ ही साथ मेरे पूरे सोमानी परिवार को देना चाहूंगी, और साथ ही बदनावर की जनता जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, मेरे स्कूल, मेरे टीचर, सबको इस सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। जब रिजल्ट आया तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये खुशी का क्षण हर माता पिता के लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहता है। ये मेरे लिए ही नहीं, बदनावर के लिए, धार जिले के लिए और प्रदेश के लिए गौरवान्वित की बात है कि बदनावर की एक बेटी ने आज यूपीएससी में 49 रैंक बनाई है। जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। एक माँ के लिए बेटी का होना ही बहुत बड़ी बात है, IAS बनना ही बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक में मिली जीत के बाद भी कांग्रेस को ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए कांग्रेस अब भी ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठा रही। भोपाल में कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रचार प्रभारी पवन खेड़ा भी अपने आप को ईवीएम पर सवाल खड़ा करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटें मिली, हमें तो ईवीएम पर ही भरोसा नहीं रह गया। भारी बहुमत से जीत गए, क्या अब भी ईवीएम से शिकायत है? मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है ईवीएम से। भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें भी कैसे मिल गई कर्नाटक? जनता के जनादेश के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ बनी है, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट के मामले में कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, जब भी केंद्र में हमारी सरकार आएगी ईवीएम पद्धति को बंद किया जाएगा। तो जब कांग्रेस जीते तो ईवीएम में दोष नहीं, और कांग्रेस हारे या जहां हार की संभावना जैसी मध्य प्रदेश में है कि कांग्रेस को हार की पूरी संभावना है, तो अब इसे ईवीएम की बातचीत करने लगे। ईवीएम है, ईवीएम के बाद उसकी वीवीपैट एक पर्ची मिलती है जिसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के चैलेंज को लेकर पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि मैं वीडी शर्मा के कद का नहीं हूं। वीडी शर्मा अपने क्षेत्र के लोगों से पूछे, सबसे बड़े गवाह तो उनके कार्य क्षेत्र के लोग हैं। वीडी शर्मा अपने क्षेत्र के लोगों से पूछे, सबसे बड़ा गवाह वीडी शर्मा क्या कार्य है, उनका क्षेत्र के गवाह है, उनका क्षेत्र के लोग गवाह है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को सिर्फ 5 महीने बचे, लेकिन मौजूदा विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रही। पार्टी को मिले फीडबैक और कई स्तर के सर्वे रिपोर्ट ने पार्टी को चिंता में डाल दिया। इतनी बुरी हालत है कि रोज 2-4 बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का भाजपा विधायक दल के प्रमुख के नाते जो दायित्व उसका निर्वहन कर रहे हैं। यदि वो अब विधायक के अपने साथियों से चर्चा नहीं करेंगे विसंगतियों पर, त्रुटियों पर, सुसंगतियों पर, सुधार पर, शक्ति पर, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है, गुण भी हैं दोष भी हैं, तो गुणों पर भी चर्चा होती है और दोषों पर सुधार की बात। विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ भाजपा संपर्क से समर्थन अभियान के लिए बुद्धिजीवियों की लिस्ट तैयार कर रही। भाजपा की अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा। 30 मई को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, और इन 9 साल में जितने काम सरकार ने किए हैं उन कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच संपर्क महाअभियान के द्वारा सारे लोगों से जाकर के हम मिलेंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे। इस संपर्क के माध्यम से समर्थन भी फिर से छत्तीसगढ़ में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सब जनता को मालूम है कि 6 महीना विधानसभा के चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क भी करेंगे, साधेंगे भी, और प्रयास करेंगे कि हम जनता के बीच में जाकर कोई गलत फहमियों को पैदा करने का प्रयास करें। धान के मिलिंग पर मिल संचालकों को दी जाने वाली राशि में कटौती के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वापस लौटा दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रोत्साहित राशि यथावत रखने के साथ अपग्रेडेशन की राशि में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा था। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बस्तर समेत पूरे प्रदेश में सभी दलों के नेताओं का दौरा शुरू हो गया। अरुण साव के कोंडागांव दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि चुनाव नजदीक आता है तो कुकुरमुत्ते की तरह हर नेता बाहर आते हैं।
अब चुनाव नज़दीक आता है तो कुकुरमुत्ते की तरह हर नेता बाहर निकलेंगे और अपनी बात कहेंगे, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, शब्दों पर से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा। मेरे घर पे कांग्रेस मेरे घर पे दिग्विजय सिंह का घरे पिए, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का घरे पिए। गिरिराज राठौर के भतीजे ने मेरे घर पे हमला किया और मेरे साथ मारपीट की, ये देखिए आप हैं। और ये 4 दिन पुरानी घटना हमारा साहब 16 तारीख की, और मेरी पत्नी के साथ। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक पहली बार सुकमा में आयोजित हुई। बैठक में बस्तर संभाग के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी शामिल हुए। के बाद से बात हुआ हो, चाहे बिजली के बारे में बात हुआ हो, चाहे कनेक्शन के बारे में बात हुआ हो, चाहे जल मिशन की जब बात हुआ हो, एक एक चीज को हमारे जनप्रतिनिधि कलेक्टर लोग से पूछे, उन लोग भी उत्तर दिए। बहुत अच्छा बैठक हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कराने जा रही है और इस आयोजन को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने कहा कि भगवान राम में देश के सभी लोगों की आस्था है। महोत्सव में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो जरूर विचार करेंगे। देखिए, भगवान राम हमारे आस्था का प्रश्न है और भगवान राम देश के आम लोगों के लिए हमेशा से आस्था और विश्वास के केंद्र रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान राम के प्रति हमारी वैसी ही आस्था है। रामायण महोत्सव का निमंत्रण मिलेगा, निश्चित रूप से विचार करेंगे। राम के हर कार्यक्रम में हमें तो आस्था है और सबको निमंत्रण, भाई शासकीय कार्यक्रम है, सबको निमंत्रण जाता है, उसमें क्या है। अरुण साहब जी अतिरिक्त चाहते हैं तो अतिरिक्त भेज देंगे, उसके बाद 2 कार्ड भेज देंगे। रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का सीएम भूपेश ने शुभारंभ किया और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री के अलावा वन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल शौरी, वन विभाग के अफसर और देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए। सब बोलते हैं जंगल बचना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जंगल में रहने वालों की जीवन में उसको कौन कौन सी चीज की आवश्यकता है और जंगल में रहने वाले लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। और खासकर जब कोरोना आया तब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। लगातार ट्रेनों के रद्द होने के कारण परेशान यात्रियों से बातचीत करने के लिए एनएसयूआई एक अभियान चला रही। 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत एनएसयूआई ने रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया। इसमें यात्रियों से एनएसयूआई नेताओं ने बातचीत की। महाअभियान एनएसयूआई चला रही है कि प्रदेश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर एनएसयूआई के साथी जाएंगे, वहां निरीक्षण करेंगे और वहां आम जनमानस से बात करेंगे कि किस प्रकार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से रेलवे में उनके द्वारा रेल को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, उसको निजी हाथों में बांटने के लिए जिस प्रकार रेलवे की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर हम लोग जनता के सामने उनकी पोल खोल रहे हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा रेलवे स्टेशन की समस्याओं के निराकरण और ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर नगर बंद किया गया। रेल संघर्ष समिति के आह्वान पर अकलतरा के लोगों ने शास्त्री चौक पर पहले धरना दिया, फिर रैली निकालकर रेल रोकने के लिए निकले। टाटा बिलासपुर का स्टॉपेज आप लोगों को 2-4 दिनों में मिल जाएगा, लेकिन वो जब स्टॉपेज हमारे हाथ में आ जाएगा तभी हम उसको मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। और हम अपनी एक एक मांग को पूरा करवाएंगे, हमारा आंदोलन चलते रहेगा। इसमें पुलिस के और आरपीएफ की पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया था, स्टॉपर भी लगाए गए थे और रैली के शक्ल में जो निकले हुए थे उसको रैली को शांतिपूर्वक तरीक़े से रोका गया है और वो विसर्जित हो गए हैं। वो तो ऑलरेडी डीआरएम साहब, मुखिम साहब को बता दिया था 1 महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप बता दीजिए क्या है। नहीं, उस पर देखिए आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ रही है, सर्कुलेटिंग एरिया का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, आपको एस्केलेटर लगाने की बात चल रही थी,
कोच गाइडेंस बोर्ड है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है पब्लिक कम्युनिटीज़ के लिए जो है उस पर है। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य एमपी बन गया। एक बार फिर इंदौर से आगर मालवा के 32 तीर्थ यात्रियों को शिरडी के लिए रवाना किया गया। इंदौर में आज एक इतिहास रचा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना अनुसार एक बार फिर इंदौर में कुछ ऐसी पहल हमें देखने को मिली जो कि विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है कि अब ट्रेन के साथ साथ जितने भी यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, उन लोगों को हवाई जहाज से भी यात्रा करवाई जाएगी। उसी के तहत आज पहले जो लोग हैं वो इंदौर से रवाना हो रहे हैं। ये सभी लोग शिरडी के लिए रवाना हो रहे हैं। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या कुछ खास इन लोगों के लिए सेवाएं की गई है? आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये जो हमारे आगर मालवा के तीर्थ यात्री हैं ये शिरडी जा रहे हैं। इनको इंडिगो की फ़्लाइट से भेजा जा रहा है और इनका विशेष ध्यान रखा गया। इनके साथ संबंधित जिले के एक डिप्टी कलेक्टर भी जा रहे हैं। सर, क्या ये लोग वापस भी विमान से ही आएंगे? निश्चित रूप से। सर, इसके बाद आगे भी कई सारी योजनाएं और लोग जाने वाले आगे है फ्लाइट्स। अभी जून में भी लगातार हर 3-4 दिन के बाद शिरडी की फ्लाइट्स हैं। तो जैसे कि हमें सर ने बताया, यहाँ पर पूरी तरह से इन लोगों के लिए तैयारियां की गई है। शिरडी में भी इनके खाने पीने से लेकर रहने और दर्शन करने तक आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह की यात्राएं जो है वो जारी रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मैं निहारिका शर्मा, कैमरा पर्सन संतोष जटवंत के साथ। केंद्र सरकार ने सभी निकायों से संपत्ति कर और यूजर चार्ज की वसूली के साथ साथ आय व्यय की जानकारी मांगी है, लेकिन जिले के निकाय इसे लेकर गंभीर नहीं है। जानकर हैरानी होगी कि पुसौर नगर पंचायत को छोड़कर अब तक किसी भी निकाय ने केंद्र को आय व्यय संबंधी जानकारी नहीं भेजी है। रायगढ़ नगर निगम ने गंभीर लापरवाही की है। आज तक निगम का कोई भी आय व्यय का ब्यौरा केंद्र सरकार को जानकारी भेजी नहीं गई है। रायगढ़ जिले में खाली पुसौर नगर पंचायत को छोड़ के एक भी निकायों ने जानकारी नहीं दी है, जिसके कारण से हमारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसको प्रभावशाली ढंग से संचालित करने में निकायों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जो अनुदान की राशि है उसको आने में विलंब होगा। हुई है, टारगेट से भी ऊपर कर ली गई है। साथ में जो यूजर चार्ज है उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा ही 46% के आसपास कंप्लीट कर ली है। साथ में जो फेज 2 है उसमें भी अमृत मिशन से काम कराने के लिए हम प्रस्ताव बना रहे हैं। आने वाला समय 25 मई को हम भेजेंगे केंद्र सरकार को चिट्ठी। बालोद जिले में स्थित तांदुला जलाशय जिसे जीवनदायिनी डैम माना जाता है, लेकिन इस डैम के पानी का लाभ इसी जिले के एक बड़े हिस्से के लोगों को नहीं मिल पा रहा। डैम के विपरीत दिशा में वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जो इस डैम के पानी का उपयोग नहीं कर पाते। देखिए रिपोर्ट। तांदुला जलाशय जिसे बालोद जिले का जीवनदायिनी डैम माना जाता है, लेकिन बालोद जिले के एक बड़े हिस्से को इस डैम का पानी नहीं मिल पा रहा। डैम के विपरीत दिशा में वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां के लोग इस डैम के पानी को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को निस्तारी और अन्य काम के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तांदुला डैम के पानी से दुर्ग बेमेतरा जिले के लगभग 900 तालाबों को भरा जाता है। इसके लिए बाकायदा नहर का निर्माण भी किया गया है। वनांचल और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लोगों को इस बात का दुख है कि उनके जिले में स्थित डैम का लाभ दूसरे जिले के लोगों को मिल रहा है, लेकिन उन्हें नहीं। तांदुला डैम में हमारे ही क्षेत्र के जल का वहाँ संवर्धन करते हैं। यहाँ हमारे घर और अपने छप्पर का पानी भी वहाँ जाता है, लेकिन उसका पूरा लाभ हमारे एरिया को मिलता नहीं है। हमारा आदिवासी ब्लॉक डोंडी, जहाँ पे आज तक न शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि कभी ध्यान नहीं दिया कि उस पानी को इधर लाया जाए। और इधर आज कई गाँव में आप देखेंगे तो तालाब सूख से गए हैं। लोगों को निस्तारी की बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब, इस बार हमारे को सिंचाई के लिए किसी भी प्रकार से हमको उपयोग करने का लाभ नहीं मिल पाता। हमारे धरती पर बना फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस बात को मानते हैं कि आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं बन पाया जिससे तांदुला डैम का लाभ वनांचल क्षेत्र में बसे लोगों को मिल सके। आने वाले दिनों में डैम का पानी इन इलाकों में मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तांदुला डैम से हम तो कुछ लाभ नहीं मिले। ये तांदुला डैम के लाभ वो निचले भाग वाला है और फैक्ट्री मन में जाते, लेकिन हमारा डोंडी ब्लॉक ला आज तक एक लाभ नहीं मिल पाई। तो बालोद के अलावा
दुर्ग और बेमेतरा जिलों में जल सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा नगर पालिक निगम बालोद को पेयजल आपूर्ति की जाती है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उस पानी को इस क्षेत्र में लाए। कोशिश रहेगी कि इसको हम सरकार तक इन बातों को पहुंचाए और जल्द से जल्द इस चीज़ को अपने डोंडी ब्लॉक क्षेत्र में लागू करवाए, ताकि तांदुला डैम का पानी हमारे इस डोंडी ब्लॉक को जल्द से जल्द मिल सके। इस जिले का अगर सदुपयोग नहर नाली बनाकर, कटबांध बनाकर, लिफ्ट इरिगेशन का माध्यम से हमारे किसानों को अगर इसका उपयोग किया जाए तो हमारा जिला किसानी में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला होगा। वनांचल इलाकों के ग्रामीणों को तांदुला डैम से पानी आखिर कब तक मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद। इधर भीषण गर्मी में जल संकट की समस्या से जूझ रहे नगर निगम आवश्यकता से दुगने पानी की सप्लाई के बाद भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा पा रहा। स्थिति है कि आधे से ज्यादा वार्डों में महज 15 मिनट ही पानी की आपूर्ति हो पा रही है। में अभी गर्मी के मौसम में थोड़ी सी क्राइसिस पानी की तो हुई है, क्योंकि बाकी जलाशय जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, जिसके कारण जो इनटेक वेल में प्रेशर कम हुआ है और निगम को मजबूरीवश फिर खड़े होके ऐसे जगहों पे कार्रवाई करना पड़ेगा। कबीरधाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर सकरी नदी के तट पर बसे गांव पेंदा और बीज झोर में सुविधाओं का अभाव है। सकरी नदी पर पुल के निर्माण के इंतजार है। ग्रामीण नदी को पार कर अपनी दैनिक जरूरतों की वस्तुओं का लाना ले जाना करते हैं। हर साल परेशानी होते है, जब तक के पुल नहीं बनी तब तक के परेशानी होती रही है। पुलिया बनाना जरूरी है। आदत भी आ गई थी, लेकिन प्रशासन मना ध्यान नहीं देते। पानी में खुद के डॉक्टर आ नहीं जा सके, दवाई पानी ग्राम से त्रस्त है। अभी शासन की विभिन्न स्कीम से काफी पुल पुलियों की स्वीकृति हुई है। जिले लेवल पे संभव होगा तो हम कर लेंगे, तो नहीं तो भी राज्य शासन को भेजा जाएगा अगर बड़े ब्रिज की आवश्यकता है तो। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं में फेल हुए छात्रों के लिए खुशखबरी। MP बोर्ड ने एक आदेश जारी किया जिसमें 5वीं और 8वीं में पहली या एक या दो विषय में फेल की कॉपी की दोबारा जांच होगी। वहीं फेल छात्रों की रीटोटलिंग भी दोबारा होगी। बोर्ड के इस फैसले से 5वीं और 8वीं में फेल हुए छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इधर हाल ही में जारी हुए कक्षा 5वीं और 8वीं कक्षाओं के परिणाम को लेकर निजी शिक्षण संचालकों में आक्रोश है। ज्ञापन सौंपा है। 5वीं 8वीं में प्रदेश भर के 4,81,000 विद्यार्थियों को इन्होंने अनुत्तीर्ण कर दिया है। विद्यार्थी 5 विषयों में पास है और एक विषय में 0 आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति है। एहसास के स्कूलों को बंद कराना है तो सीधा आदेश जारी करें, ताकि इस प्रकार से हमारे साथ खिलवाड़ नहीं हो। बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, 8वीं 5वीं के रिजल्ट के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे एहसास के स्कूलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आर्थिक राशि 2 साल से नहीं दी जा रही है एवं हर तरह से परेशान किया जा रहा है। रायसेन में एक निजी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई। बेगमगंज के सरस्वती शिशु मंदिर के 5वीं क्लास के 60 बच्चों की तिमाही और छमाही के अंक स्कूल ने अपलोड नहीं किए, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले 60 बच्चे 5वीं के रिजल्ट में फेल हो गए। पूरे जन फेल हो गए। कितने बच्चे? 60। सभी फेल हुए। यस। संस्था से संपर्क किया गया है, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। वह यह कि उनका प्राचार्य महोदय का कहना है कि वह निरंतर जो है बोर्ड से संपर्क में है। जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, मतलब सरस्वती विद्या मंदिर में जितने भी हैं 60-61 बच्चे हैं, सभी के सभी को फेल कर दिया गया। तो क्या मतलब ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से? जो रिजल्ट है वो सही प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, इसमें सुधार की कार्रवाई की जाएगी और जो बच्चों के एक्चुअल मार्क्स आए वो उनको प्रदर्शित होने लगेंगे। 3 तलाक पर सख्त कानून बनने के बावजूद 3 तलाक देने के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया, फोन और चिट्ठी के जरिए तलाक के मामले तो सामने आए, लेकिन अब जबलपुर की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने नोटिस भेजकर 3 तलाक दे दिया। शहनाज बानो के द्वारा ये आरोप लगाया गया अपने पति और परिवार के विरुद्ध में, ससुराल पक्ष के विरुद्ध में, कि इनके द्वारा हमें नोटराइज रूप से 3 तलाक दे दिया गया है और लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। रायगढ़ में 2000 का नोट बदलने को लेकर 70 वर्षीय बुजुर्ग 2 लाख रुपए की उठाईगिरी का शिकार हो गया। भगवानपुरा गांव के बुजुर्ग किसान नोट एक्सचेंज करने के लिए यूनियन बैंक का डिपॉजिट करने की सहायता देने की बात कहकर आरोपी ने किसान से संपर्क किया। 2000 के नोट बदलने का ऑफर दिया। जैसे किसान ने पैसे दिए, आरोपी फरार हो गया। बोला ये 2 लाख है, मैं बाहर में मेरा एक आदमी खड़ा है,
उससे आपको 1 लाख रुपए लेके आके दे रहा हूँ। और वो बाहर निकला, मैं वहीं 1 मिनट भी नहीं बैठा हूँ। उसके बाद जाके देखा, मेरे को शक लगा कि कहीं भगा तो नहीं, तो वो भाग चुका था। FIR दर्ज करवाया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 380 के तहत, और अभी उसकी विवेचना जारी है। CCTV फुटेज के माध्यम से हमने शनाख्ती करने का प्रयास किया, उसका फुटेज मिल गया है, अभी तक वो शनाख्त नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान का चौथा दिन रहा। प्रदेश में खोले गए गौठानों में जाकर भाजपा नेता निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही वहां की स्थिति बताते हुए प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। कोयला घोटाला उजागर हुआ, शराब घोटाला उजागर हुआ, चावल घोटाला उजागर हुआ, ये गौठान का घोटाला उजागर हुआ है। तो कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, शब्दों पर से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। मोहन मरकाम के क्षेत्र का ये हालत है, तो बाकी क्षेत्रों की स्थिति और क्या हो सकती है? खेत में क्या डालना चाहता है, क्या नहीं डालना चाहता है, चाहे खाद हो, दवाई हो, वो स्वतंत्र है। वहाँ किसानों को दबाव डाल के किसान का बेटा कहलाने वाला ये, अपने आप को कहने वाला ये मुख्यमंत्री क्या स्थिति बना के रखे किसानों की। एक तरफ बोल रहे हैं मैं बोनस दे रहा हूँ 500 रुपया, 2500 रुपया में खरीद रहा हूँ, अभी बोल रहे हैं हम 2800 में खरीदेंगे। दूसरे तरफ किसानों को लूट रहे हैं। बढ़ते आगे, जोगीरा सारारा फिल्म के स्टार कास्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नेहा शर्मा फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर के मलार मेगा मॉल पहुंचे। यहां कलाकारों की एक झलक पाने लोगों की भीड़ उमड़ गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नेहा शर्मा और फिल्म की टीम ने प्रशंसकों के साथ खूब मस्ती भी की। 26 मई को रिलीज होने वाली यह फिल्म एक ऐसे जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने अपने परिवारों के दबाव के बावजूद किसी बंधन में नहीं बंधने के लिए तैयार नहीं है। फिल्म के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जोगीरा सारारा यह वास्तव में मेरे लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह फिल्म बहुत हल्के फुल्के और मनोरंजक है, जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। वहीं नेहा शर्मा ने कहा कि फिल्म की पूरी शूटिंग मेरे लिए सुखद यात्रा की तरह रही। मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर खुश हूँ। जो करीब मेरे किरदार लगा, मुझे मंटो का लगा था, क्योंकि मंटो के जो ख्यालात थे वो मेरे ही ख्यालात थे एक तरह से देखा जाए तो। जैसे वो सोचते थे हम भी अक्सर उतना तो नहीं, लेकिन उसका 50% या 25% या 5% तो सोचते ही हैं। राजनीति में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने 15 साल अपने डैड को बहुत मेहनत करते हुए देखा है, धूप में कैंपेनिंग, दिन रात विलेजेस के बीच में जाना, काम करना। आई थिंक बहुत मुश्किल काम है, उसका भी ग्लोरीफाइड वर्जन देखने को मिलता है, बट जो एक्चुअल हार्डवर्क है वो बहुत है।